नमस्कार बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्या देख रहे थे? प्रीवियस पेपर्स देख रहे थे, ठीक है ना, जो कि 2024 में कंप्लीट हुए। आज हम 11 तारीख का सेकंड शिफ्ट देखेंगे, 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व किया था, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है। अभी इस टाइम पर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो चुकी है। एक काफी फेमस तबला वादक प्लेयर थे। इनके पिताजी का नाम अल्लाह रखा था। तो देखो 2023 में लोग क्या मिला था लास्ट? पद्म विभूषण। क्या मिला था? पद्म विभूषण, ठीक है। एक बार इनकी उपलब्धियों को देख लेते हैं, जाकिर हुसैन की जो अवार्ड है या उपलब्धियां उनके बारे में, ठीक है। तो 1988 में इनको पद्मश्री मिला था। 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था एवं 2023 में इनको पद्म विभूषण, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण। सन 2006 में इनको कालिदास सम्मान 4 बार ग्रेमी अवार्ड पुरस्कार विजेता। ग्रेमी अवार्ड कहां होता है? अमेरिका में। 4 बार ग्रेमी पुरस्कार विजेता। इतनी सारी उपलब्धियां इनके पास में। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण, 2006 में कालिदास सम्मान, 4 बार ग्रेमी पुरस्कार एवं 15 दिसंबर 2024 को मृत्यु, ठीक है। इनका मृत्यु हो गया। किनके बेटे? अल्लाह रक्का खां। किनके? अल्लाह रक्का खां, जिन्होंने अपना ज्यादातर टाइम किनके साथ बिताया है? रविशंकर के साथ में, ठीक है। अल्लाह रक्का खां के बेटे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। इस क्वेश्चन में पूछा था 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की थी? ठीक है, ज्यूरिक जीतने वाला है, ज्यूरिक डायमंड जीतने वाले कौन है आपके? नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। देखो इनके अवार्ड्स में भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा के जो अवार्ड्स हैं, नीरज चोपड़ा अवार्ड्स एंड मेडल, काफी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को ही देख लेते हैं। 2018 में एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में आयोजित हुए थे, जकार्ता में गोल्ड, ठीक है, गोल्ड विनर। 2022 में ज्यूरिक डायमंड लीग विनर। 2021 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक, सिल्वर मेडल। ये अभी के जो 2024 के ओलंपिक्स हुए हैं
उनमें इनको सिल्वर पदक मिला था और फर्स्ट पाकिस्तान के रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान का जो प्लेयर था उसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अब भारत सरकार की तरफ से देख लेते हैं। 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2022 में मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा है। 2021 में पद्मश्री, 2021-22 में पद्मश्री। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। इनका जो निक नेम है वो क्या है? गोल्डन बॉय। क्या बोलते हैं नीरज चोपड़ा को? गोल्डन बॉय। ठीक है, गेम्स में क्या है? भाला फेंक, जवेलिन थ्रो। ठीक है, जवेलिन थ्रो, भाला फेंक। 2018 में एशियन गेम्स जकार्ता में हुए थे, उसमें ये गोल्ड विनर थे, स्वर्ण पदक विजेता थे। 2022 में ज्यूरिक डायमंड लीग विनर थे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद 2021 इनका आयोजन टोक्यो ओलंपिक, सॉरी, जिस ओलंपिक का आयोजन का हुआ था टोक्यो जापान की राजधानी, उसमें स्वर्ण पदक विजेता थे। 87.58 मीटर का भाला फेंका था इन्होंने। 2024 में पेरिस ओलंपिक में रजत विजेता थे। ठीक है, फर्स्ट पर कौन थे? पाकिस्तान के प्लेयर थे, रजत पदक। इनका रैंक कितना था? 89 मीटर। ठीक है, 89 मीटर। भारत सरकार द्वारा इनको कुछ अवार्ड दिए गए हैं और कुछ नाम दिया गया है। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2021-22 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2022 के अंदर इनको पद्मश्री यानी कि भारत सरकार का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। इनका निकनेम गोल्डन बॉय है। ठीक है, तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी है, जो पूछा था वो आपको पता लग गया। नेक्स्ट चलो, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। ठीक है ना, तो कॉलम ए कॉलम बी का है। देखो, डेवल्यूशन किसको बोलते हैं? ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ करेंसी। किसको बोलते हैं? इसको। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं? जिसको घाटा के रूप में निरूपित करते हैं, तो क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्लाइन इन द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। जो मार्केट रेट में एक्सचेंज हो रहा है उसमें डिक्लाइन आना, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डिफ्लेशन किसको बोलते हैं? करेंसी की कमी में। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द होम करेंसी। ठीक, नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोलर। एक्सचेंज कंट्रोलर में आएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज रेशनिंग। ठीक, तो ये है इकोनॉमिकल टर्म है, आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। डिवैल्यूएशन किसे कहते हैं? ऑफिशियल प्रोडक्शन हो जाए अगर आपकी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू में। तो भाई देखिए इसमें क्या है? ए का 5, ए का 5, बी का फर्स्ट, सी का 2, एंड डी का 3। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका निकल आया। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? ठीक है, यानी कि ब्रिटिशों का भी फर्स्ट वॉर समझ लीजिए, जिसके कारण उनको भारत की सत्ता में घुसने का मौका मिला, यानी कि औपचारिक शुरुआत मानी गई। अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो बक्सर के बाद था। ठीक है, 1764 में। तो ये कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। क्या बोलोगे इसको? प्लासी का युद्ध औपचारिक शुरुआत माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लासी के वॉर के बारे में। प्लासी युद्ध कब हुआ था भाई? 1757 में। ठीक है, प्लासी कहां पर है आपका? वेस्ट बंगाल। अब देखिए प्लासी वॉर में कौन कौन लड़े थे? ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब, बंगाल नवाब
सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला की इसमें मृत्यु होती है। ब्रिटिश जीत जाते हैं इस युद्ध को, और ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, कौन लड़ता है भाई ब्रिटिश की तरफ से? लॉर्ड क्लाइव लड़ता है। किन से लड़ता है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। हार किसकी होती है? नवाब सिराजुद्दौला की। और बंगाल की जो बंगाल का शासन है वो किन के हाथ में जाता है? ब्रिटिशों के में। ठीक है, ये पहला युद्ध माना जाता है जिसे औपचारिक शुरुआत बोलते हैं ब्रिटिश की। 1600 में आते हैं वापस और 1757 में पहला युद्ध जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भाई? बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ठीक है, जिसमें तीनों सेनाएं मिलती है। तीनों कौन सी? आपका बंगाल का नवाब मीर कासिम, साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। तीनों सेना मिलकर ब्रिटिश कंपनी से हार जाती है। और उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, और उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर होगा वो ही पूरे भारत का गवर्नर कहलाता है। इस तरीके से ये लोग अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। तो भाई औपचारिक शुरुआत के लिए क्या है? प्लासी युद्ध वेस्ट बंगाल में था। डेट थी 1757 के दिन हुआ। नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश कंपनी के बीच में, ब्रिटिश कंपनी इसमें जीत गई थी। ठीक है, तो ये हो गया प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट देखो, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि हट में कितने आलिंद और कितने निलय होते हैं। ठीक है, ये पूछा, चैम्बर्स के बारे में पूछा है। तो भाई कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो आंसर होगा 2 का 2। ठीक है, 2 होते हैं, 2 प्रकोष्ठ। और उसमें क्या होता है? 2 में एक आलिंद एवं एक निलय। ठीक है, रक्त का परिसंचरण होता है। मछलियां किस ग्रुप के अंदर आती हैं? मछलियां एनिमेलिया, एनिमेलिया समूह में संघ कॉर्डेटा के अंदर आती हैं। संघ कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, जो मछलियां होती हैं संघ कॉर्डेटा। सबसे सरल कशेरुकी है, सबसे सरल कशेरुकी यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, सबसे सरल कशेरुकी। ठीक है, क्लोम द्वारा सांस लेती है, क्लोम द्वारा श्वसन इनमें होता है। मछलियों में क्लोम द्वारा, गलफड़ों द्वारा, गिल्स द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, इनका जो हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय, उसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण होता है, यानी कि रक्त पंप होता है। एक आलिंद और एक निलय। किस ग्रुप के अंदर आती है मछलियां? एनिमेलिया समूह में संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? ठीक है, 1992 में नई दिल्ली के अंदर प्रथम टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो क्या होगा भाई? 19वीं चैंपियनशिप 1992 होगा ये। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप, ठीक, 1992 में आयोजित की गई थी। और इसमें चीन विजय रहा था। भारत में कहां आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजन किया गया था इसका। ठीक है, किसके थ्रू? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एवं एशियन टेबल टेनिस, एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन दोनों ने मिलकर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। ठीक है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एंड एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन ने सहयोग किया था भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन को, और उन्होंने
इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में नई दिल्ली में आयोजित कराया। ठीक है, कौन विजय था? चीन इसका विजेता था, चीन विजेता था और उसका राष्ट्रीय खेल भी टेबल टेनिस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो कौन सा हो जाएगा? 9वीं विश्व चैंपियनशिप 1992। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, टेक्सास वालिचियाना जुक एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? भाई हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ये हिमालयन पौधा है जो टेक्सास वालिचियाना है। एक कैसा पौधा है? हिमालयन पौधा। ठीक है, ऊंचाई पर पाया जाता है, हिमालयन पौधा है। 1300 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचाई पर, ठीक है, पाया जाता है। सेकंड, इसका उपयोग ज्वर नाशक के रूप में दर्द निवारक के रूप में एवं कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में पता लगा लेना। ये हिमालय का पौधा है। ठीक है, 1300 से 3300 मीटर की ऊंचाई तक ये मिलता है। इसका इस्तेमाल आप ज्वर नाशक से लेकर कैंसर एंटीजेंस में भी कर सकते हैं, काफी लाभदायक है। हिमाचल के लोग इसका इस्तेमाल चाय में करते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? टेक्सास वालिचियाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमालय रीजन के अंदर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कम जम्मू कश्मीर की बात करें, भाई हिमाचल भी आपका उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखो, जब हेलो एल्केन और एरिल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे किस प्रकार के अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हेलो एल्केन बोला है और एरिल यानी कि बेंजीन के हैलाइड मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की बात की है और उनके साथ में बेंजीन और एल्काइंस को मिला रहे हैं, तो किस प्रकार का अभिकर्मक बनेगा? ग्रिग्नार्ड। किसका प्रकार का? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इधर बनेगा। कैसा होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक? आर मैग्नीशियम एक्स। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आर क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर? हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। ठीक, तब इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका उपयोग की बात करें, कार्बन कार्बन बंध बनाने के लिए, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए, या फिर आपको लगे कार्बन और टिन, टिन का बॉन्ड बनाना है, टिन का मतलब SN, तब हम इस अभिकर्मक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और जो ग्रिग्नार्ड थे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, आपको टफ बॉन्ड जोड़ने, नए कार्बन कार्बन बंध बनाने हैं तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कार्बन के साथ में टिन SN को जोड़ना है और कुछ अन्य एलिमेंट्स को जोड़ना है, उनके बीच में बंध बनाना है, तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज कीजिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चलो आप देखो,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में ये विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है भाई। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन जो एनालिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, केसी वेरे, इन्होंने तारीफ की थी। किसने तारीफ की थी? केसी वेरे ने। इन्होंने क्या बोला था? थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लो। केसी ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने बोला था भारत का संविधान अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है। ठीक है, अर्धसंघीय किस तरीके से? अकॉर्डिंग टू भारत के संविधान अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन फिर भी केंद्र के पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है, शक्ति का विनिमय होता है, फिर भी केंद्र के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया अर्धसंघीय है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में राज्यों को भी अपने कर्तव्य होते हैं, तो यही इन्होंने परिकल्पना की थी कि भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघीय है, एवं संशोधन विशेषता की भी इन्होंने तारीफ की थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मैंने आपको जब ये पेपर शुरू कराए थे तो फर्स्ट क्लास में ही आपको मैंने बताया था गांधी जी के जो आंदोलन है, कब भारत आए 1915 में, कब पहला विद्रोह हुआ, कब पहला अनशन किया या आंदोलन किया, तो 1917 में चंपारण बिहार के अंदर नील की खेती के किसानों के लिए। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भाई महात्मा गांधी ने किया। किस शहर में? चंपारण में, और समय क्या था? 1917। ठीक है, ध्यान रखना, 1917 चंपारण नील की खेती के किसान वाला गांधी आंदोलन। बार बार लिखाने से क्या, लेकिन एक बार और नजर देख लो, क्योंकि मैंने बोला था आपसे ये इस्तेमाल होते रहेंगे। 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में पहला चंपारण में अनशन। ठीक है, पहला अनशन चंपारण में, और किस लिए? नील की खेती के किसानों को अत्याचारों से बचाने के लिए, नील की खेती के किसानों के लिए, उनको अत्याचारों से बचाने के लिए, टैक्स में रिलीफ दिलाने के लिए, किसानों के लिए। 1918 में क्या किया इन्होंने? खेड़ा का आंदोलन, गुजरात, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, खेड़ा आंदोलन गुजरात में। 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी 1930 में डांडी यात्रा, जो कि इन्होंने 78 लोगों के साथ में शुरू की थी, डांडी यात्रा। और 1942 में इनका लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये इन्होंने किए। तो यहां पर पूछा गया है ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन। तो भाई एक ही किया था, कौन सा था? चंपारण में, और यही इनका पहला अनशन था भारत के अंदर गांधी जी का। ठीक है, चंपारण बिहार में नील की खेती के किसानों के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है यक्षगान नृत्य। किससे? यक्षगान नृत्य। यक्षगान कहां का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कहां का बच्चों? कर्नाटक का। ठीक है,
चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े को पद्मश्री पुरस्कार विजेता है एवं राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है इनको, ठीक है, राष्ट्रपति सम्मान, तो पद्मश्री विजेता है। ये यक्षगान को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लासिक डांस, एक फोक डांस है कर्नाटका का, ठीक है, फोक नृत्य है, लोक नृत्य, लोक नृत्य है, ठीक है, ये यक्षगान, ठीक। अगर इनके बाद किसी का नाम आए तो आप लिखना शिवरमन, शिवरमन हेगड़े, ठीक है ना, हेगड़े। अब इनका नाम काफी फेमस है तो इस नाम को ध्यान रखना, ये नाम आ जाए तो ये भी किससे संबंधित है, यक्षगान नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी, तो भाई केरल में। कहां नियुक्त थी, केरल में, ठीक है। अन्ना चांडी को पहले उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय में नियुक्त होने की मतलब इनको प्रशंसा किया जाता है इसका, ठीक है। तो भाई अन्ना चांडी का कब इनका जन्म हुआ, 1905 में केरला के अंदर, एवं 1995 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। इन्होंने कुछ टाइम तक त्रावणकोर में, क्योंकि इनका जन्म हुआ था, जन्म कहां हुआ था, त्रावणकोर केरला के अंदर, त्रावणकोर केरला इनका जन्म हुआ था। तो ये त्रावणकोर के महाराजा के यहाँ मुंसिफ के रूप में काम करने लगी और त्रावणकोर के महाराजा ने ही इनको उच्च न्यायालय, जो केरल का उच्च न्यायालय है, उसमें नियुक्त करा दिया, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कौन कौन महिला जज है, क्योंकि अन्ना चांडी तो आपकी पहली जज है, उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली महिला, नियुक्त होने वाली महिला, ठीक है। एवं किसी की और की बात की जाए कि किस किस ने क्या, तो आप नाम ले लो, लीला सेठ। कौन, लीला सेठ, पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जिसको बोलते जज। तो कहां का, हिमाचल, जो शिमला में है, हिमाचल प्रदेश की जज के रूप में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इनका क्या प्रकार रहा, न्यायालय में। और सेकंड, ये दिल्ली में बैठने वाली प्रथम महिला जज थी, दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में महिला जज, प्रथम महिला जज, ठीक है, न्यायाधीश जिसको बोलते हैं। ये इन दोनों में जज की फॉर्म में बैठी थी। उसके बाद बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में कौन थी, तो फातिमा बीबी, क्या था नाम उनका, फातिमा बीबी, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में जज थी। तो ये तीनों महिलाएं, अन्ना चांडी, लीला सेठ एवं फातिमा बीबी, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में जज, सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। 1989 से इनका कार्यकाल चला था, ठीक। तो ये तीनों महिलाएं, यहां पूछा गया था अन्ना चांडी के बारे में, तो त्रावणकोर में 1905 में इनका बर्थ हुआ एंड 1995 में इनका डेथ हुआ, ठीक है। त्रावणकोर का जो किंग था, उन्होंने इनको केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त करवाया, क्योंकि वो यहाँ पर मुंसिफ के रूप में वर्क करती थी, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है। आप जानते हो लेंस के लिए किस चीज का यूज करते हैं, डायोप्टर का। किसके लिए, किसका यूज करते हैं, डायोप्टर का। अगर इसके ऊपर वाले ऑप्शन रेडियन की बातें करोगे तो रेडियन किस लिए होता है, कोणों के माप के लिए, ठीक है ना, के पाई डिग्री है या कुछ है, जो भी रेडियन है वो एंगल्स के लिए। बट इन केस ऑफ लेंसेस ऑलवेज यूज टर्म डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर को हमेशा यूज करिए, लेंस की क्षमता आपको निकालनी हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जुलाई 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। किस मंत्रालय ने किया था, शिक्षा मंत्रालय ने,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 5 जुलाई 2021 को, इसमें जुलाई लिखा है, रियल डेट क्या था, 5 जुलाई 2021 के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने भारत के बच्चों के लिए, यानी कि छोटे बच्चों के लिए जो 1 से लेकर 3 तक है, उन बच्चों के लिए निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया था, है ना। 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये योजना पीएम मोदी जी द्वारा लाई गई बच्चों के लिए। इसमें बच्चों को समझना, तार्किक क्षमता, एवं संख्यात्मक पद्धति के बारे में बताना होता है। संख्यात्मक पद्धति के बारे में बताना होता है, जिससे जो बच्चा क्लास 3 तक आए वो बच्चा कम से कम संख्यात्मक मान तो जाने, डाटाज को तो जाने, अंक गणित के थोड़े से सिद्धांतों को तो जाने, जिससे कि उसकी समझ में वृद्धि हो। इस प्रोग्राम का उत्तरदायित्व 2026 से 27 तक रखा गया है, जिससे 3 वर्ष तक के बच्चों, जो कक्षा 3 के बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा बहुत गणित के बारे में सिद्धांत आने चाहिए। ठीक है, तो ये किस मंत्रालय की योजना है? शिक्षा मंत्रालय की योजना। छोटे बच्चों के लिए तार्किक ज्ञान एवं गणितीय पद्धति का मानसिक विकास करना है। ठीक है, तो आप बता दोगे निपुण योजना का मतलब क्या है? ठीक, नेक्स्ट चलो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए, यानी कि जो री इलेक्टेड है उसके लिए योग्य है? ठीक है, तो देखिए कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 57। ठीक है, एक ट्रिक देखो जिससे आप आराम से बता सकते हो। पकानी कोका दुयो दशम, ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की एक श्रृंखला है। जैसे पा का मतलब पद है, जो कि अनुच्छेद 52 में है। का मतलब कार्यपालिका 52 अनुच्छेद में। नी का मतलब निर्वाचन अनुच्छेद 53 के अंतर्गत है। को का मतलब कोटा या रीति अनुच्छेद 54 में मौजूद है। ठीक है, का मतलब कार्यकाल अनुच्छेद 55 में मौजूद है। दू मतलब दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 57 में मौजूद है। ठीक है, तिरपन, 54, ये 57। ठीक है, तो आपका मौजूद है। यो मतलब योग्यता है 58 के अंदर है। दा मतलब दशाएं 59, शर्तें 60 और महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। तो कोई आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद किस में मौजूद है, तो इस लाइन को ध्यान रखो, पकानी कोका दुओ दशम, और इन पे 52 से शुरू करते हुए 61 तक कॉन्टिन्यूअस, यानी कि विदाउट एनी गैप मूव करो और आप पता कर जाओगे कि क्या पूछा गया है। इधर पूछा गया था राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, तो यह अनुच्छेद 57 के तहत संविधान में विविध है। ठीक है, लिखा गया है, तो क्या होगा राइट आंसर? आर्टिकल 57। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर 58 की बात करते तो 58 में क्या है भाई? योग्यता। 56 में क्या है? कार्यकाल। ठीक है, 59 में क्या है आपका? दशाएं, यानी कि शर्तें। ठीक, तो आप चारों ऑप्शंस का जवाब दे सकते हो। बस एक बार इस लाइन को पढ़ो, इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, इस ट्रिक को पढ़ो, पकानी को का दुओ दशम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी
गरीब का है, यानी कि सबसे कम परसेंटेज पुअर पीपुल यानी कि गरीबी लोगों का किसमें है, तो आपका केरला के अंदर, क्योंकि जो इसका शिक्षित दर है, रेट है, वो 94% है। जब 94% है तो उधर जॉब भी आराम से अवेलेबल होंगी, तो क्या आंसर होगा, केरला में, ठीक है ना। केरला के अंदर गरीबों का प्रतिशत अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस काफी ज्यादा कम है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे किस घराने की प्रतिपादक थी, ठीक है। तो गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे आपके किराना घराने की शिष्या थी। एक करीम खान घराने का सबसे पुराना घराना है, ठीक है, किराना घराना। करीम खान, इसके संस्थापक कौन थे, करीम खान, ठीक है, संस्थापक। और सवाई गंधर्व सहायक, सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व सहायक। अगर शिष्यों की बात करोगे या फिर इस घराना के प्रतिपादक, तो कौन कौन है जो इसने इस घराने से शिक्षा प्राप्त करी, ठीक है। गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बाड़ोदकर, ठीक है, हीराबाई बाड़ोदकर, केसरबाई, प्रभा आत्रे एवं भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी। इन लोगों ने इस घराने से शिक्षा प्राप्त करके काफी नाम कमाया है, जैसे कि भीमसेन जोशी 2009 में भारत रत्न है, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। तो किस घराने से, किराना घराने से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा इसे समझने में, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कप और ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो देखो भाई, दलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, रणजी है, ये तीनों की तीनों ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से, क्रिकेट से, ठीक है। आपका कौन सा आंसर होगा, डुरंड कप। डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप 1888 में, 1888 में शुरुआत थी इसकी, ठीक है, ब्रिटिश टाइम पर। और एक किससे रिलेटेड है आपका, फुटबॉल से, किससे, फुटबॉल से। तो मुझे नहीं लगता कुछ इसके बारे में पता करना होगा। 1888 में ब्रिटिशों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी डुरंड कप की। सबसे पुराना कप है अपना ये फुटबॉल के अंदर भारत में, ठीक है। बाकी के तीनों की बात करें, दलीप ट्रॉफी, देवधर और रणजी, एक क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं, ठीक है। तो कौन सा है, डुरंड कप, ठीक। नेक्स्ट चलो, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ठीक है। मुगल सल्तनत से पहले दिल्ली सल्तनत ही बोला जाता था, जो कि गुलाम वंश से शुरू हुआ, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की बात करोगे तो इसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिज्र वंश, तुगलक वंश और लास्ट का वंश आपका लोधी वंश शामिल है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, देखो इसमें से लोधी कौन सा है, दो लोधी है, सिकंदर और इब्राहिम। तो क्या होगा लास्ट वंश का, इब्राहिम लोधी, ठीक है। 1526 पानीपत का फर्स्ट वॉर, पानीपत प्रथम युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच था, बाबर एवं इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। कौन जीता इसको, बाबर। कौन जीता, बाबर विजेता था, ठीक है। बाबर ने इसको जीता और बाबर के जीतने के बाद में देश में मुगल सत्ता यानी कि मुगल शासन शुरू हो गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होगी, मुगल शासन आपका 1526 के बाद ही शुरू हो गया। बेशक बाबर को 4 युद्ध लड़ने पड़े, लेकिन क्या हुआ, मुगल शासन की उसने नींव 1526 में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में रख दी थी। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी, ठीक है पूरा। नेक्स्ट देखो,
जगन्नाथ मंदिर और पुरी में किन तीन भगवानों की स्थापना होती है? जगन्नाथ मंदिर आपके उड़ीसा के पुरी में स्थित है, काफी पवित्र और हिंदुओं का मंदिर है, ठीक है। उसमें कौन कौन से देवी देवता हैं? उसमें जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र प्रभु एवं उनकी बहन सुभद्रा मौजूद है, ठीक है। ये कहां पर है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में, उड़ीसा में मौजूद है, ठीक है। उड़ीसा में मौजूद है, ठीक। और क्या कौन कौन सी मूर्तियां हैं उसमें? भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण रूप में, बलभद्र यानी कि बलराम एवं सुभद्रा उनकी बहन। तो इन तीनों बहनों भाइयों को जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में प्रतिवर्ष इनकी क्या निकलती है? रथ यात्रा। प्रतिवर्ष क्या निकाली जाती है इनकी? रथ यात्रा, ठीक है। जिस तरीके से यह मंदिर अद्भुत है, उसी तरीके से इस मंदिर का खाना भी अद्भुत है। जो प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है वो पूर्णतया देशी व्यंजनों का बना होता है। इसमें आलू और टमाटर जैसी विदेशी सब्जियों को भी इसके खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो भोग भगवान को लगाया जाता है, उसके बाद में उसको मंदिर के जो श्रद्धालु हैं, जो मिलने आए हैं, विजिट करते हैं या फिर जो दर्शन के लिए आए हैं, उन श्रद्धालुओं को ये प्रसाद बांटा जाता है, ठीक है। तो 100% अपने देश के व्यंजनों से तैयार होता है। नेक्स्ट देखो, जल निकायों के संबंध में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? लघु ज्वार भाटा जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के समकोण में हो तो लघु ज्वार भाटे आते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पे हो। और ज्वार भाटा किस लिए आता है नदी में? ज्वार भाटा का मतलब होता है लहरों का ऊपर नीचे उठना, ठीक है। तो ज्वार भाटा कब आता है? चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, टाइड्स, आकर्षण शक्तियों के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है, शक्तियों के कारण। अब इसको ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट में यही पूछ ले आपसे कि ज्वार भाटा क्यों आता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण पृथ्वी के समुद्र एवं नदियों में ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, स्पेशली फॉर समुद्र, ओशियन, ठीक है, या सी। नेक्स्ट देखो, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन है? ठीक है, तो तीसरा चरण क्या है? पहला बोला जाता है वैदिक के अनुसार, वैदिक जीवन के अनुसार, वैदिक जीवन 4 आश्रम बताए गए हैं। क्या बताए गए? 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, जब वो बच्चा है, ठीक है, किशोर तक ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ, गृहस्थ, ठीक है, जब वो शादी या फिर विवाह के बंधन में बनता है। तीसरा है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ यानी कि जंगल में चले जाना, ठीक है। चौथा है आपका सन्यास, यानी कि संसार से विमुख हो जाना। तो तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा क्या है? वानप्रस्थ। क्या है? वानप्रस्थ। तो क्या होगा आंसर? ठीक, पहला वानप्रस्थ, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, इसको भी ध्यान में रख लो, जिससे कि कोई पूछे तो आप कम से कम बता तो सको, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि गलत तरीके से मैच किया गया है? तो देखते हैं भाई, लाइसोसोम्स, यहां पर बात की गई है कोशिका के अंदर वाले भाग की, ठीक है, कोशिका की बात की गई है। तो देखो क्या है, लाइसोसोम आत्मघाती थैली, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स में 20 प्रकार के एंजाइम्स भरे रहते हैं, ठीक है। ये अपने आप ही, क्योंकि खाने के साथ में आने वाले परमाणुओं का, खाने के साथ आने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणुओं का भक्षण करती है। कभी कभार इतने एंजाइम्स हो जाते हैं इसके अंदर कि खुद भी सुसाइड कर लेती है, इसलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली, ठीक है। इसमें ऊपर उसके बाद राइबोसोम्स, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम्स के द्वारा। एक कोशिका के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि केंद्रक के चारों ओर होते हैं और झिल्ली पर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रोटीन का कारखाना। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया,
कोशिका का पावर हाउस, बिल्कुल सही। इसमें ऊर्जा बनाई जाती है किस फॉर्म में? एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के टर्म्स में इस पर ऊर्जा बनाई जाती है, जिससे कि कोशिका को ऊर्जा मिलती है। तो उस कोशिका की ऊर्जा का स्थानांतरण बाकी के शरीर की अन्य कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है नाभिक, और इसका बताया लिपिड चयापचय। ठीक है, तो ये नहीं है मेटाबॉलिज्म, ये बिल्कुल गलत है। तो यही आंसर होगा चौथा। नाभिक में क्या होता है भाई? नाभिक में गुणसूत्र होते हैं, कोशिका के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और यही गुणसूत्र किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्रोमोसोम से जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र रहते हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता से हैं, तो जो उनका डीएनए वगैरह होगा ये हमारे कोशिका के न्यूक्लियस में होगा। और यही बिग डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसे कि हमें प्राणी जगत है, ये क्या है? यूकैरियोटिक। और जो छोटे वाले हैं जैसे कि सूक्ष्म जीव है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो दोनों में अगर अंतर भी आपसे पूछे तो आप नाभिक के बारे में बता देना। नाभिक हमेशा यूकैरियोटिक यानी कि हमारी वाली सेल्स में मिलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक सुस्पष्ट नाभिक नहीं पाया जाता। नाभिक में क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, आरएनए एंड डीएनए ये होता है। ठीक है, तो ये आप बता देना। और यही हमारे गुणसूत्र, हमारी पहचान है कि हम अपनी माँ बाप जैसे क्यों दिखते हैं। तो कहाँ होता है? इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने परसेंट तक की एफडीआई की, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति है? ठीक है ना, तो कितने परसेंट तक होना चाहिए भाई? अप टू 74%। 74% से ज्यादा होना चाहिए, इसको उन्होंने स्वीकृति दी है। किसने दी है? आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने इसको स्वीकृति दी है। ठीक, नेक्स्ट देखो, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाता है? ऐसे हवाई अड्डे आपको बताना है। तो कौन सी जगह है वो? मिजोरम। कौन सी जगह है? मिजोरम, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, जिसकी कैपिटल क्या है? आइजोल। तो आप क्या बताओगे? मिजोरम है। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को किसी तरीके से किसी टॉपिक के बारे में पूछना है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन किया करिए कि सर इसको दोबारा बताएं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से पढ़ता रहो।